औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हमीदुल्लाह ख़ान है और आज हम अपने जो है ना फर्स्ट ईयर के पोएम नंबर 8 ओज़मेंडियस की एक्सरसाइज करेंगे और साथ में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता जाऊँ कि हम पेपर में जब लिखते हैं ना, हम कहते हैं कि हमने ज़्यादा लिख लिया, बहुत ज़्यादा लिख लेंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। पेपर में मार्क्स आपको आपकी एक्यूरेसी की वजह से मिलते हैं। अगर आप अच्छा लिखते हैं, आपने टू द पॉइंट लिखा है और ठीक लिखा है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं कि आपने अगर कुछ क्वेश्चन आपको बता दिया जाए कि 2 लाइनें लिखते हैं, 2 सेंटेंस लिखते हैं, 3 सेंटेंस लिखते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा याद कर लेते हैं, 5-5, 6-6 लाइनें, 7-7 लाइनें याद कर लेते हैं, उनमें से फिर गलतियां बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उससे बचने के लिए आप कोशिश किया करें कि टू द पॉइंट लिखें। बेशक आपका सवाल 3 जुमलों पे मुश्तमिल क्यों ना हो, लेकिन उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो उसके साथ साथ आपने उसमें स्पेलिंग्स का भी ख्याल रखना है और ग्रामर्स का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपका 1 नंबर ग्रामर का होता है और 1 नंबर आपके क्वेश्चन आंसर का होता है। तो हम आज एक्सरसाइज करते हैं पोएम नंबर 8 की, जिसके सवाल मैंने वक्त बचाने के लिए कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहला सवाल हमारा एक्सरसाइज में सी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो लिख देते हैं कि समरी आपको इसके बाद बता दी जाएगी, कि उसके एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट भी बता देंगे। लेकिन समरी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट काइंड ऑफ द फीलिंग डज द पोइट क्रिएट इन द रीडर्स माइंड? वो कौन सा जो है ना जज्बात है, वो कौन से ख्यालात हैं जो आपके किसी रीडर के जहन में आते हैं जब इस नज़म को पढ़ते हैं? तो क्या है? हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा है, व्हेन द रीडर कम्स टू नो दैट द स्टैचू ऑफ किंग लाइंग ब्रोकन इन अ डेजर्ट, यानी जब एक रीडर, एक कारी पढ़ता है कि एक वो जो ढांचा है वो सहरा में पड़ा हुआ है, ही थिंक्स दैट, वो ख्याल करता है कि प्राइड हैज़ नो वैल्यू बिकॉज लाइफ इज़ नॉट परमानेंट। क्यों कहता है कि गरूर और फ़ख्र की कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं है, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। दूसरे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है, व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट्स? उसने क्या देखा उस सहरा में? और यहाँ पे एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने उसका जवाब उसी टेंस में देना है। अगर आपका टेंस चेंज हो जाएगा फिर भी आपका जवाब गलत कंसीडर होगा। आप उसके 1 नंबर, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, कि 1 नंबर से आप महरूम रह सकते हैं। तो दूसरे सवाल का हमने यहाँ पे जवाब लिखा है। सवाल क्या था? व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट? उसने क्या देखा सहरा में? ही सा 2 legs मेड ऑफ स्टोन, उसने 2 टांगे जो पत्थर की बनी हुई थी देखी। नियर द लेग्स हाफ संक ब्रोकन बॉडी ऑफ अ मैन इन द सैंड, उसने उस बॉडी के साथ, टांगों के साथ, एक आधा डूबा हुआ, उस रेत में धंसा हुआ एक जिस्म, धड़ उसने देखा, जो कि उस रेत में धंसा होता है, किसी आदमी का था, किसी के हवाले से। दीज वर सराउंडेड बाय सैंड ऑफ डेजर्ट, ये जो चीज़ें थी, ये उसकी जो लेग्स थे या उसकी बॉडी जो थी, ये तमाम इसके इर्द गिर्द जो है ना रेत से, उसके सहरा में बिल्कुल जो है ना घिरा हुआ था, यानी उसकी दूर दूर तक सहरा ही थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, जो हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कि सवाल क्या है? व्हाट वाज रिटन ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैचू? उस स्टैचू के पेडिस्टल पे, पायदान पे क्या चीज़ लिखी हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में आ जाता है। तो आपको याद है आपने उसके, क्योंकि इसके आप अल्फाज चेंज नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि जो चीज़ लिखी हुई थी आपने उसको हूबहू उसी तरीके से ही बयान करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, क्योंकि पास्ट में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे कोई किसी भी टेंस का क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें दीज वर्ड्स वर रिटन ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैचू, यही अल्फाज जो स्टैचू है, उस ढांचे के, उस मुजस्मे के जो पायदान है उस पर लिखे गए थे। यहाँ पे कहता है, माई नेम इज़ ओज़मेंडियस किंग ऑफ किंग्स। याद रखें, यहाँ पे आपने लिखने के बाद इसका कॉलम देना है, उसके बाद आपने उसके अल्फाज जैसे भी आपके पास बुक्स में लिखे हुए हैं, जो आपके पोएम में लिखे हैं, आपने वही करने हैं, उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि सवाल पूछा गया कि कैसे आपने बयान करने हैं। माई नेम इज़ ओज़मेंडियस किंग ऑफ किंग, लुक ऑन माई वर्क्स, देखो मेरे काम की तरफ, ये माइटी एंड डिस्पेयर, ये
जो है ना बहुत अजीम है और मायूस हो जाओ। जो इस पोएम को पढ़ने के बाद जो मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आ रहा था, तो जो भी थोड़ा सा हम जो है ना पोएम को पढ़ते हैं, तो सवाल नंबर 4, व्हाट डज द स्टैचू ऑफ द किंग सिग्निफाई, वो किस बात की अलामत है। हमने ये नज़म पढ़ तो ली है, ये अलामत किस बात की है, किस बात की तरफ ये इजहार करती है। तो हम क्या कहेंगे, द स्टैचू ऑफ द किंग सिग्निफाइज दैट मैन इज मॉर्टल, यानी इंसान एक क्या है, फानी है। ये एक ऐसा जो है ना इस बात की तरफ इजहार करता है कि मैन इज मॉर्टल, एक इंसान फानी है, उसने ख़त्म हो जाना है। एवरी वन हैज़ टू डाई एंड बिकम अ पार्ट ऑफ सैंड, हर एक ने मर जाना है और मिट्टी का हिस्सा बन जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, रेत में मिल जाना है। तो इसके बाद जब हम पढ़ने के बाद एक और भी आता है कि इसका मॉरल क्या होगा। उसका जो हम नज़म पढ़ते हैं उसका जो वन लाइनर अगर आप देखें आखिरी क्वेश्चन क्या होता है, उसका जो है ना आपको क्या सबक हासिल होता है उससे, या तो सवाल क्या आएगा, व्हाट लेसन वी गेट फ्रॉम द पोएम ओज़मैंडियास, हम कौन सा सबक हासिल करते हैं। क्योंकि नज़म जितनी भी होती है ये क्वेश्चन तकरीबन हर नज़म में से आ जाता है कि आपने इस नज़म से, इस सबक से क्या जो है ना सबक हासिल किया, ये हमें क्या बयान करना चाह रहा है, इसका थीम, मेन वन लाइनर थीम क्या है। तो इसके सबक हम ये हासिल करते हैं कि हम बयान करते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो हम ये लिखेंगे, वी गेट द लेसन दैट, हम ये सबक हासिल करेंगे दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ स्टेटस वेल्थ एंड पावर, हमें कभी भी अपने मर्तबे, ताकत और दौलत पे जो है ना गरूर नहीं करना चाहिए। यानी इसका सबक का जो है ना अगर वन लाइनर देखें तो यही बनता है। ये तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमें जो है ना याद करने, क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और जिसमें से ही हमने जवाब ढूंढने होंगे। आज हम इसके बाद हम पढ़ते हैं ओज़मैंडियस में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इसको आप गौर से देख लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसको अरेज करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है। इसको बाद में कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में देते हैं वो होती है रेफरेंस। रेफरेंस हवाला होता है बाकायदा नज़म का, जो आपके पास कुछ लाइनें आती हैं जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट दरअसल आप उसका मरकज़ी ख्याल होता है जो आपके समझ में उस नज़म को पढ़ने के बाद आता है, वो एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस, रेफरेंस के बाद आपने लिखना है उस नज़म के हवाले से ये बात लिखनी कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, दीज लाइन्स, देखिए हैव बीन बाय एस पी 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 एक बात आपने याद रखनी है कि आपने जब भी किसी नज़म का नाम लिखना होगा तो उसको जो है ना कॉमर्स के अंदर बंद कर देना होगा। बाकी आप पोइट का नाम लिखेंगे तो वो वैसे ही रहेगा, और पोइट की स्पेलिंग जिस तरीके से आपके बुक में मेंशन है वही लिखने, आप चेंज नहीं कर सकते नहीं इनके हवाले से। तो नंबर नेक्स्ट हम कॉन्टेक्स्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट एक थीम ही की तरह का होता है, यानी आपके मरकजी ख्याल, जो पोएम, जिस पोएम को आपने पढ़ा है उसमें आपने क्या समझा है, उसमें से आप समझते क्या हैं। तो सबसे पहले ये पोएम है क्या, इसके हवाले से करेंगे। हमें पता चलता है कि ये एक आयरनिक पोएम है, इसमें जो है ना माजी के तंज किया गया है, ऐसा बात की गई है जो किसी बादशाह के हवाले से। तो हम ये कहेंगे कि दिस पोएम इज एन आयरनिक पोएम, या दिस इज एन आयरॉनिकल पोएम। इसमें क्या करता है? द पोएट
The poet want to tell us that this world is immortal. बयान करता है कि ये दुनिया फ़ानी है, और उसके अलावा यानी हर एक ने जो गुरूर करता है, तकब्बर करता है, उसने ख़त्म हो जाना है। यहाँ पे कहानी बादशाह की बयान की गई है, लेकिन हम बादशाह से मुराद दुनिया में जो भी गुरूर करता है, जो भी तकब्बर करता है, उसने ख़त्म हो जाना है। टाइम इज़ अ ग्रेट लेवलर, उस हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। आमीन। प्राउड, वेन, हेट। यानी कि ये बयान करता है कि ये एक आयरनिक पोएम है जिसमें बयान किया जाता है कि पोएट वांट टू टेल अस दैट दिस वर्ल्ड इज मॉर्टल, ये दुनिया एक फ़ानी है। अ मैन हु प्राउड वेन एंड हेट, एक आदमी जो गुरूर, तकब्बर और नफरत करता है, उसने मर जाना है। टाइम इज़ अ ग्रेट लेवलर, एक वक्त हर एक को हमवार कर दे, हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, और आखिर में क्या गया, इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, हर चीज़ को तबाह कर दी। हमने जो भी काम करते हैं, चाहे वो गुरूर का होता है, फ़ख्र का होता है, हमने जितने भी अमाल किए या हमारे जो भी काम थे हमने किए हैं, एक ना एक दिन हमने ख़त्म हो जाना है, हमारा वजूद ही नहीं रहेगा। तो कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ये होता है कि आप के पास उसका जो थीम होता है, यानी मरकजी, ये आपके जो टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा हट के वो भी हो सकता है, जो वो हमें मैसेज देना चाहता है, आप कोशिश करें कि वो लिखा करें। आगे हम जाएंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन की तरफ जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन होती क्या है? हम अगर स्टार्ट पे आए तो देखें, शुरू में देखें तो है क्या, एक्सप्लेनेशन भी साथ में करते जाएंगे और समरी भी होती जाएगी। क्योंकि अगर एक्सप्लेन आप अपनी तरफ से कैसे करेंगे, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि इसमें बयान क्या किया गया है। यहाँ पे कह रहा है, आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एंटीक लैंड हु सैड टू वास्ट ट्रंकलेस लेग ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट्स। यहाँ पे कह रहा है कि मैं एक मुसाफिर से मिला जो कि एक कदीम, एक तारीखी शहर से आ रहा था, इलाके से आ रहा था, जिसने सहरा में एक दो बड़ी टांगे देखी। यहाँ तक है तो उसका क्या मतलब होगा? आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एंटीक लैंड। यहाँ पे वो शायर हमें कहना चाह रहा है कि आई मेट अ ट्रेवलर हु केम फ्रॉम। अब एंटीक लैंड की जगह आपने क्या करना है, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अगर आपने उस एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो थोड़ा सा एंटीक आपको उसका सरनेम आता होगा, क्या होगा, हिस्टोरिकल प्लेस। वो एक ऐसी जगह, ऐसे आदमी से मिला जो कि एक तारीखी जगह, ऐसे आदमी से मिला जो तारीखी मकाम से आ रहा था, जिसने सहरा में कुछ जो है ना स्टैचू को देखा जो आधा टूटा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम हिस्टोरिकल प्लेस। When he passed through a desert, जब वो सहरा से गुजरता है तो उसने एक टूटा हुआ मुजस्मा देखा, यानी हाफ, जिसकी टांगे थी। यहाँ पे हम इसका मुख्तसर कर लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं, तो हम थोड़ा सा अल्फाज हटा देते हैं। हम वही अल्फाज जो सेम बुक्स में इस्तेमाल होते हैं वो नहीं लिखते। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिसा ब्रोकन स्टैचू, उसने एक टूटा हुआ क्या देखा, मुजस्मा देखा। तो सवाल में आपने जैसे
इट्स उसका जो सर था, उसका जो जिस्म था वो क्या था, बरेड था, वो दफन हो चुका था उस रेत में। बयान किया गया कि हाफ बरेड था। तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे बया गया हाफ संक शैटर्ड विसाज लाइज विथ फ्रोन, उसके चेहरे पे अजीब सी फिरौनियत थी। तो ये कहेंगे उसका जो सर आधा भरा हुआ था, यह दफन हो चुका था, आधा ढका हुआ था किसी के हवाले से, तो चेहरे पे अजीब सी फिरौनियत थी। उसके हवाले से करेंगे हिज फेस। उसके चेहरे पे फिरौनी सी छाई हुई थी, यानी गरूर था उसके चेहरे पे, मुतकब्बर था, एक तकब्बराना अंदाज था। यहाँ पे शायर उस मुजस्मा सास को की तारीफ करता है। वो ये बयान करता है कि किस खूबसूरती के साथ उसने उसके चेहरे पे उसके बादशाह की जो हुक्मिया अंदाज था उसको उसने उसके चेहरे पे जो था, उसने एक वो पत्थर के बुत पे तराश के वहाँ पे उसने उसको नक्श कर दिया था। तो हम यही लिखेंगे कि हेयर, यहाँ पे सॉरी आप नया जो है ना पैराग्राफ शुरू करें, हेयर द पोइट। यहाँ पे वो प्रेस करता है, तारीफ करता है स्किल्स की, उसकी महारत की, जो करवर है, मुजस्मा साज है, कि उसने किस खूबसूरती के साथ उसके जो जज्बात है उसको नक्श कर दिया था। आगे जाके वो कहता है कि जब मैं उसके करीब गया, जब मैंने उस मुजस्मे का मुशाहिदा किया, तो मैंने उसके पाँव के दो पाँव के दरमियान कुछ तहरीर पड़ी। आगे उसका हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन व्हेन ही केम नियर टू द स्टैचू, यहाँ पे एक बात याद रखें, यहाँ पे आपके बुक्स में पेडेस्टल का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, हम उसके फीड कर देते हैं। यानी कुछ चीज़ें अगर आपने उसका एक्सप्लेनेशन करनी है तो अब थोड़े से बुक से हट के अपने अल्फाज लिख दें, उसके सरनेम आपको आते हैं, अब थोड़ी सी भी लिख दें, आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। वो क्या करता है, जब उसके करीब जाता है थोड़ा सा, तो क्या देखता है, स्टैचू के दोनों पाँव के दरमियान उसने वो एक तहरीर देखी। अगर आप वो तहरीर एज इट इज़ लिख देंगे फिर भी आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसका मीनिंग लिख दें, जैसे कि उसने लिखा हुआ कि बादशाहों का बादशाह हूँ, अगर वो भी लिख दें फिर भी आपकी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके ये कोटेशन वर्ड्स है, उसके जो भी है आप उसको जिस तरीके से भी लिख दें। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि मैं उसके थोड़े से आपको मीनिंग लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा होगा, आई एम द किंग ऑफ द किंग, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। यानी इन दीज वर्ड्स, these words were related to the Ozymandias. He called himself God. उसने अपने आप को खुदा कहलवाया, यानी उसने कहा मैं आई एम किंग ऑफ द किंग, वो अपने आप को खुदा कहलवाना चाहता था। और इसके बाद कहता था आई हैड डन माइट ऑफ ना माइटी वर्क्स, बट यहाँ पे शायर कह रहा है कि उसने बहुत असीम काम किए हैं। यहाँ पे वही भी लिख देते हैं आई हैव डन, सॉरी क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट में लिख रहे हैं तो आपने टेंस का बड़ा ख्याल रखना है, आपने टेंस को चेंज नहीं करना। आई हैड डन,
आई हैव डन माल्टी टास्क, यू वर नॉट अनेबल टू डिड दैट, यानी तुम इसको कर ही नहीं सकते। आखिर में यहाँ पे कहने के बाद हमारे ये अरेज कर देता हूँ, आप इसको गौर से देख लें, हम बाकी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से। आखिर में शायर जो है वो उस बादशाह पे तरस खाता है, वो कहता है, मुजस्मे के हवाले से कहता है कि देख ले उसने कितने बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन आज बिल्कुल तन्हा है, बेआबाद जो है ना सहरा में, दूर दूर तक रेत ही रेत है, कुछ भी नहीं है सिवाय उस टूटे हुए मुजस्मे के। एट द लास्ट, याद है ना, एंड द लास्ट स्टैंजा दीज स्टैंजास द पोएट टोल्ड अस in these lines, ये कह रहा है कि इन दीज लाइन्स द पोएट टोल्ड अस दैट द ब्रोकन स्टैचू वाज लाइंग अलोन इन द डेजर्ट्स। Alone and level sands stretch far away, alone and level and stretch far away, यानी दूर तक हमवार रेत ही पड़ी हुई, बाकी कुछ चीज़ भी नहीं है। तो इसका यही एक्सप्लेनेशन थी। एक्सप्लेनेशन में आपने एक बात ये याद रखनी है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ मसला आ रहा है अब इसकी समरी ज़रूर याद किया करें, और जो टॉपिक आपका पेपर में आए आप उसी की समरी आप पुट कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला आपके पास हो तो आप जो कमेंट्स कर सकते हैं, या आपके पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स का नंबर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, खुदा हाफ़िज़।